सिल्क रोड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। आज हम बात करने वाले हैं सिल्क रोड की, जो एंशिएंट एरा का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट हुआ करता था। इसका नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि 4th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी तक यहां ट्रेड होने वाला मेन आइटम सिल्क था। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बाकी गुड्स के ट्रेड के लिए भी हुआ। इसके थ्रू होने वाले ट्रेड का स्केल और स्पीड दोनों ही इतना ज्यादा था कि 21st सेंचुरी में भी इस रूट को डोमिनेट करना एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन है। आज हम जब इनोवेशन और ट्रेड की बात करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्ट्रिब्यूशंस हमें सबसे पहले नजर आते हैं, लेकिन सिल्क रोड शायद इस वेस्टर्न हेजेमनी या डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स सी मैन कहते हैं कि एशिया में हुए कई इनोवेशंस जैसे पेपर, गन पाउडर, स्टिरअप और मोल्ड बोर्ड प्लाव की वजह से ही यूरोप में बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और ये टेक्नोलॉजीज सिल्क रोड से ही यूरोप पहुंची थी। ये वो दौर था जब शायद ईस्ट वेस्ट से काफी ज्यादा डेवलप्ड और इनोवेटिव था। वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो, जिन्होंने सिल्क रोड के थ्रू 1271 से 1295 के बीच ट्रैवल किया, वो कहते हैं कि उन्होंने जो ईस्ट में देखा उसका आधा भी वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो जानते थे कि उनका कोई विश्वास ही नहीं करेगा। खैर, सिल्क रोड को कंट्रोल करने वाली पावर्स ज्यादातर ईस्टर्न पावर्स ही रहीं और आज भी ये ईस्टर्न वर्ल्ड के राइज का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल है। सिल्क रोड की इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके थ्रू हम चाइना की फ्लैगशिप स्कीम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस सिल्क रोड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। What is the Silk Road? सिल्क रोड एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स है जो ईस्ट एंड वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है। सिल्क रोड में लैंड और सी रूट्स दोनों आते हैं, जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया, पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न यूरोप से कनेक्ट करता है। इस सिल्क रोड में कई एंशिएंट सिटीज लोकेटेड थी जो यहां हो रहे ट्रेड की वजह से काफी प्रॉस्परस भी थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड समरकंद और बुखारा। समरकंद तो सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज में था। 1365 में तैमूर ने समरकंद को अपना कैपिटल भी बनाया था। इसकी इंपॉर्टेंस के चलते ही 1494 से 1512 के बीच मुगल एम्परर बाबर ने कई बार इसे कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ ब्रीफली ही कंट्रोल कर पाए। साथ ही साउथ में यह सिल्क रोड उत्तर पथ या ग्रेट ट्रंक रोड से भी कनेक्टेड था, काबुल के थ्रू। चाइना की मेजर सिटीज जैसे बीजिंग और शंघाई भी इससे कनेक्टेड थीं, जो शायद इसके ईस्टर्न एंड पॉइंट्स भी थे। वेस्ट में टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल या मॉडर्न डे इस्तांबुल शहर इस सिल्क रोड का मेजर चोक पॉइंट था। इसीलिए 1453 में जब ऑटोमन्स ने इसे कैप्चर किया तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का वाटरशेड इवेंट बना और यूरोपियन पावर्स ने ऑल्टरनेटिव रूट्स की जद्दोजहद शुरू की। खैर, सिल्क रोड एक जर्मन टर्म से डिराइव्ड है, जिसे 1877 में फर्डिनेंड वॉन रिख्टहोफेन नाम के जर्मन ट्रैवलर और जियोग्राफर ने शायद सबसे पहले पॉपुलराइज किया। उन्होंने चाइना का 7 बार दौरा किया था। 2nd सेंचुरी बीसी और 18th सेंचुरी के बीच सिल्क रोड ने कई देशों के बीच इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरैक्शंस को प्रमोट किया। सिल्क रोड ने आइडियाज के एक्सचेंज को भी प्रमोट किया, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसीलिए ये कल्चरल ट्रेड रूट भी था। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते 2014 में यूनेस्को ने सिल्क रोड के चैंगान त्यानशान कॉरिडोर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। अब हम बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जो सिल्क रोड की प्रिकर्सर्स थीं और उस समय की ट्रेड को फैसिलिटेट करती थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड प्रिकर्सर टू सिल्क रोड। सिल्क रोड के कमीशन होने से पहले भी ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा था। सेंट्रल यूरेशिया हमेशा से अपने हॉर्स ब्रीडिंग के लिए फेमस था। इसका ट्रेड सिल्क रोड से भी पुराना है, जो स्टेप रूट से किया जाता था। स्टेप रूट ईस्टर्न यूरोप में डैन्यूब रिवर से शुरू होकर उसे नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के थ्रू पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता था।
स्टेप रीजन एक लार्ज एरिया ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसके नॉर्थ में साइबेरियन फॉरेस्ट्स और साउथ में डेजर्ट्स हैं। इन दोनों हार्श क्लाइमेट्स के बीच ये ग्रासलैंड्स ट्रेडर्स के लिए एक नेचुरल पैसेज बने। चाइनीज सॉइल में सिलीनियम की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से चाइनीज हॉर्सेस में मस्कुलर वीकनेस देखी जाती थी। इसको ओवरकम करने के लिए चाइना भी इस हॉर्स ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। हॉर्सेस के अलावा सेंट्रल एशिया से गोल्ड को भी चाइना में इंपोर्ट किया जाता था, चाइनीज जेड इंडस्ट्री के लिए। इसलिए चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड की हिस्ट्री काफी पुरानी है। चाइना का ट्रेड मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी होता था। एंशिएंट इजिप्ट से 1017 बीसी के चाइनीज सिल्क के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं। जर्मनी, मंगोलिया और ब्लैक सी के रीजन में कई बेरियल साइट मिले हैं, जहां हमें चाइनीज सिल्क मिला है। वेस्ट एशिया की बात करें तो 475 बीसी तक पर्शियन एम्पायर के रॉयल रोड की लेंथ 2857 किलोमीटर्स हो गई थी, और ये ईरान को टर्की और ग्रीस के कोस्ट पे लोकेटेड ईजियन सी को कनेक्ट करता था। अलेक्जेंडर के मैसिडोनियन एम्पायर ने 329 बीसीई में ग्रीक कल्चर को सेंट्रल एशिया में इंट्रोड्यूस किया। अलेक्जेंडर के बाद इस रीजन में कई ग्रेको बैक्ट्रियंस किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें इंडो ग्रीक्स भी इंक्लूडेड हैं। इन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया, जो चाइना के टाक्लामकान डेजर्ट तक पहुंच गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड का आपस में और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशंस सिल्क रोड से भी पुराना है। एंशिएंट वर्ल्ड के इन्हीं किंगडम्स ने ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट प्रमोट किए, जिसने सिल्क रोड का फाउंडेशन क्रिएट किया। आने वाले समय में यही ट्रेड रूट्स जो चाइना को यूरेशिया, इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन तक कनेक्ट करती हैं, वो सिल्क रोड का फॉर्म लेंगी। अब हम बात करते हैं कि सिल्क रोड कैसे शुरू हुआ। बात शुरुआत की। ओरिजिन 130 बीसी में हान डायनेस्टी और उनके एम्बेसडर ज़ांग चियान के रेकमेंडेशंस पर सिल्क रोड को इनिशिएट किया गया। ज़ांग चियान ने जब फगाना और ट्रांसऑक्सियाना यानी मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया को विजिट किया, तो उन्हें इस रीजन में चाइनीज ट्रेड और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिक रीजन मिल गया। हान डायनेस्टी ने वॉर ऑफ द हेवनली हॉर्सेस को जीतकर अपना प्रेजेंस सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे उनके सिल्क रोड के प्रोजेक्ट को बड़ा बूस्ट मिला। क्लियरली इस वॉर का एक मोटिव सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को सेंट्रल एशिया से एक्वायर करना भी था। इन हॉर्सेस की क्वालिटी इतनी सुपीरियर थी कि चाइनीज इन्हें हेवनली हॉर्सेस कहा करते थे। इन हॉर्सेस की वजह से चाइनीज मिलिट्री में काफी मोबिलिटी आ गई। फर्स्ट सेंचुरी में मैरीटाइम सिल्क रूट भी ओपन किया गया। यह रूट मॉडर्न डे वियतनाम से शुरू हुआ, जो उस समय चाइनीज कंट्रोल में था। मैरीटाइम रूट इंडिया और श्रीलंका से होते हुए रेड सी और रोमन एम्पायर तक जाता था। इसके बाद सिल्क रोड रोमन एम्पायर तक एक्सटेंड हो गया। सिल्क चाइना में करेंसी की तरह काम करता था। इनफैक्ट चाइना में सोल्जर्स को सिल्क के थ्रू पे किया जाता था। सिल्क लाइट वेट होता है और इसे डिफिकल्ट टेरेन में कैरी करना ज्यादा इजी था। सोल्जर्स फिर सिल्क के बार्टर से जरूरत के बाकी सामान खरीद लेते थे। सिल्क रोड पर ज्यादातर ट्रेड फॉरेन ट्रेडर्स कंडक्ट किया करते थे, लेकिन इस रोड की सेफ्टी चाइनीज पावर के थ्रू मेंटेन की जाती थी और टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। चलिए अब समझते हैं सिल्क रोड के एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन। सिल्क रोड के एवोल्यूशन की बात करें तो यह कई फेजेस में डेवलप किया गया। बीच में ऐसे भी फेजेस आए जहां सिल्क रोड का ट्रेड रीजनल पावर्स के राइज की वजह से या फिर एक यूनिफाइंग पावर के डिक्लाइन की वजह से कम भी हुआ। रोमन एम्पायर ने 30 बीसीई में इजिप्ट को कॉन्कर किया, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है। इससे इन रीजन्स के बीच ट्रेड और भी बढ़ गया। रोमन एम्पायर की वजह से सेंट्रल एशिया के सिल्क रोड को बैरिगाजा और बारबेरिकम के पोर्ट से कनेक्ट किया गया, जिसे हम आज गुजरात के भरूच और पाकिस्तान के सिंध और कराची के नाम से जानते हैं। इस इंडियन ओशन के ट्रेड रूट को 60 सीई के ग्रीक ट्रैवल गाइड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी लिखा गया है।
रोमन एम्पायर में चाइनीज सिल्क की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर स्टेट के द्वारा कई ईडिक्ट्स इशू करने पड़े, जिसके हिसाब से चाइनीज सिल्क को पहनना ही इमोरल डिक्लेयर कर दिया गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान नॉर्दर्न इंडिया के कुशान एम्पायर्स ने सिल्क रोड को मेंटेन किया और इंडिया सेंट्रल एशिया टाइज को प्रमोट किया। इसी दौर में ग्रीक कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जहां यूनिक इंडो ग्रीक कल्चरल आर्ट जैसे गांधारा आर्ट डेवलप हुआ। चाइनीज सिल्क का क्रेज इस तरह बढ़ चुका था कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने, जिसे बिजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस करने के रहस्य को जानने के लिए सिल्क रोड पर स्पाइज भेज दिए। इन स्पाइज का काम था चाइना से सिल्क वर्म के एग्स को चुराना। इसके बाद बिजेंटीन एम्पायर सिल्क प्रोड्यूस करने लगा, बट चाइनीज सिल्क की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर रही। चाइना की तांग डायनेस्टी ने फिर 7th सेंचुरी में जाके सिल्क रोड को रिवाइव किया। तांग डायनेस्टी के अंदर सिल्क रोड अपने गोल्डन एज में पहुंच गया और मैरीटाइम सिल्क रूट को भी काफी डेवलप किया गया। तांग डायनेस्टी के रूल में चाइना ने पर्शियन गल्फ, रेड सी, मेसोपोटामिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम प्रेजेंस को बनाया। 1207 से 1360 के बीच मंगोल्स का राइज हुआ, जिन्होंने एशियन कॉन्टिनेंट में काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की और सिल्क रोड को प्रमोट किया। लेकिन 13th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एशिया में बनी हुई पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक यूनिटी काफी वीक हो गई। सिल्क रूट को मेंटेन करने वाला यूनिफाइंग पावर खत्म हो गया। कई स्मॉल पावर्स और किंगडम्स का राइज हुआ, जिन्होंने छोटे छोटे रीजन्स में अपने पावर को कंसोलिडेट कर लिया। इसकी वजह से सिल्क रोड पे होने वाले ओपन ट्रेड को काफी नुकसान हुआ और इवेंचुअली सिल्क रोड डिसइंटीग्रेट हो गया। आइए अब देखते हैं सिल्क रोड से रिलेटेड इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइट्स के बारे में। सिल्क रोड साइट्स इन इंडिया। इंडिया में 12 ऐसी साइट्स हैं जो सिल्क रोड ट्रेड में एक क्रूशल रोल प्ले करती थीं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंद्रप्रस्थ, श्रावस्ती, कौशांबी, कुशीनगर, वैशाली, विक्रमशिला, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम और नालासोपारा। फिलहाल ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टेंटेटिव लिस्ट में है। चलिए बात करते हैं न्यू सिल्क रोड की। न्यू सिल्क रोड सुएज कैनाल के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से एशिया और यूरोप का ट्रेड फिर से एक्टिव हो गया, बट 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर की वजह से सिल्क रोड के थ्रू होने वाले ट्रेड को कई बार ब्लॉक किया गया। फाइनली 1990s में चाइना की ग्रोथ के साथ ही सिल्क रोड रिवाइव हुआ। चाइना ने अपना एंगेजमेंट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप और अफ्रीका से बढ़ाने के लिए सिल्क रोड के पुराने ट्रेड रूट्स को फिर से रिवाइव करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ सालों में ही वर्ल्ड का 40% ट्रेड फिर से सिल्क रोड के थ्रू होने लगा, पर्टिकुलरली उसके मैरीटाइम रूट्स के थ्रू। इस अपॉर्चुनिटी को फुली यूज करने के लिए चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव के 2 पार्ट्स हैं, एक लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और एक 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। चाइना ने अफ्रीका में काफी विगरसली इन्वेस्ट किया है ताकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट किया जा सके। ईस्ट अफ्रीका को चाइना से कनेक्ट किया जाएगा और नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका को सदर्न यूरोप से। मैरीटाइम सिल्क रोड में कई डीप वाटर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें रेलवे और रोड्स के थ्रू हिंटलैंड से कनेक्ट किया जा सकेगा। आज मैरीटाइम सिल्क रोड पे वर्ल्ड के आधे से ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स ट्रैवल करते हैं। मैरीटाइम सिल्क रोड चाइनीज कोस्ट को ईस्ट में हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर, कोलंबो और माले जैसे मेजर सिटीज से कनेक्ट करता है और वेस्ट में जिबूती, रेड सी और सुएज कैनाल के थ्रू हाइफा, इस्तांबुल, एथेंस, इटली और एड्रियाटिक सी से भी कनेक्ट करता है। वहां से रेल कनेक्शंस के थ्रू सेंट्रल यूरोप एंड नॉर्थ सी के पास पोलैंड जैसी कंट्रीज को भी मैरीटाइम सिल्क रोड का पार्ट बनाया जा रहा है। एक रेलवे नेटवर्क है जो चाइना, रशिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान को कनेक्ट करता है। इसे यूरेशियन लैंड ब्रिज कहा जाता है और आजकल इसे न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। इस रूट से चाइनीज सिटी उरुमकी को कजाकिस्तान के अलमाटी और नूर सुल्तान से जोड़ा जा रहा है।
इसे यूरोप की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश चल रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ट्रांस यूरेशिया लॉजिस्टिक्स, एक जॉइंट वेंचर है जो जर्मनी, रशिया और चाइना की कंपनीज ने साइन किया है। इसके अंदर चाइना को जर्मनी और बेलारूस और पोलैंड से कनेक्ट किया जाएगा। अब समझते हैं कि न्यू और ओल्ड सिल्क रोड में क्या अंतर है। कंपैरिजन, न्यू वर्सेस ओल्ड। वैसे तो न्यू सिल्क रोड बेसिकली ओल्ड सिल्क रोड और उसके ट्रेड रूट्स को रिवाइव करने की कोशिश है, लेकिन यह माना जाता है कि न्यू सिल्क रोड ओल्ड सिल्क रोड से दो प्राइमरी रीजंस की वजह से अलग है। पहला रीजन यह है कि ओल्ड सिल्क रोड भले ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेड और कल्चरल रूट रहा हो, बट एंशिएंट एरा में इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कम था। इन कॉन्ट्रास्ट न्यू सिल्क रूट चाइना के ग्लोबल पावर बनने के एम्बिशंस को बढ़ावा देने का एक पॉलिटिकल टूल है। साथ में यूएसए की पॉलिसीज सच एज पिवट टू एशिया को काउंटर करने का भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल है। न्यू सिल्क रूट एक और सेंस में डिफरेंट है। न्यू सिल्क रोड का जियोग्राफिक स्प्रेड ओल्ड सिल्क रोड से काफी ज्यादा है। न्यू सिल्क रोड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी टच करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में यह सिर्फ केनिया के पोर्ट मोम्बासा से ही नहीं गुजरता, बट चाइना इस पोर्ट को केनिया की कैपिटल नायरोबी से भी रेल रोड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस न्यू सिल्क रूट को चाइना आर्कटिक तक फैलाने की कोशिश में है, जिसे हम नॉर्दर्न सी रूट बोलते हैं। तो ये थी कहानी सिल्क रूट की। अब हम अंत में बात करते हैं इसकी लेगेसी की। लेगेसी दोस्तों, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सिल्क रोड पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इनोवेशन का एक सिंबल है। इसका रिवाइवल हमारे एज ओल्ड ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स का एक सेलिब्रेशन भी है। वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज करते हुए सिल्क रोड ईस्टर्न वर्ल्ड के उन कई अजूबों में से एक है जो हमारे लिए प्राइड और सेल्फ असर्शन का एक सिंबल बन सकता है। पर आज के दिन में सिल्क रोड को चाइनीज पावर खुद हेजेमनाइज करने की कोशिश कर रही है, यानी इसे एक पर्टिकुलर कंट्री का सिंबल बनाया जा रहा है। इस रूट के एंशिएंट एरा के कई इक्वल स्टेक होल्डर्स जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया आज चाइना के नियो इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस का शिकार बन रहे हैं। इस कल्चरल सिंबल की ट्रू स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है। इंडिया और एशिया अब चाइना के इस नए रीजनल चैलेंज से कैसे डील करेंगे, ये तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में सिल्क रोड का सही इतिहास और इसके ट्रू कल्चरल स्पिरिट को जानना बेहद जरूरी हो गया है। आप क्या सोचते हैं सिल्क रोड के बारे में? हमसे जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में।